अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंग और अमन की लकीर पहले कभी इतनी धुंधली नहीं थी जितनी आज दिखाई दे रही है। आग सिर्फ महाजों पर नहीं लगी, सियासी बयानात ने भी पूरे खित्ते का दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। एक तरफ सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल शिकस्त खुर्दा करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात भी करते हैं। सवाल यह है कि अगर ईरान वाकई ख़त्म हो चुका है तो फिर धमकियों, पाबंदियों और नई फौजी मनसूबाबंदी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ईरान ने भी अमरीकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाइयों का दावा किया है, खलीजी ममालिक को सख्त पैगाम दिए हैं और खित्ते के अहम ममालिक से हंगामी राब्ते भी तेज कर दिए हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि तेहरान अभी मैदान से बाहर नहीं हुआ बल्कि नई सिफारती और अस्करी सबबंदी में मसरूफ है। दूसरी तरफ ट्रंप का यह कहना कि ईरान को मुज़ाकरात में ताख़ीर की कीमत चुकाना होगी, ये जाहिर करता है कि वाशिंगटन अब भी दबाव और मुज़ाकरात की दोहरी पॉलिसी पर गामजन नजर आ रहा है। इसी दौरान इसराइल के अंदर से भी हैरान कुन आवाज़ें उठ रही हैं। इसराइली सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेतन्याहू अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अगर कामयाबी इतनी वाज़ेह है तो फिर फतह के दावों के साथ दिफाई वजाहतों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। गजा चल रहा है, लबनान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, ईरान और अमरीका बराह रास्त महाज आराई के करीब दिखाई देते हैं, जबकि आलमी मंडियां हर नई खबर पर लरस रही हैं। तेल की कीमतें हों या सरमायाकारों का एतमाद, सब कुछ इस कशीदगी के साए में है। असल सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कहाँ होगा, बल्कि ये है कि क्या दुनिया एक नए और बड़े इलाकाई तसादुम की तरफ बढ़ रही है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बजट की आमद है और एक बार फिर आम आदमी की नज़रें हुकूमत के ऐलानात पर जमी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या हर नए बजट के साथ कुर्बानी सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने ही देनी है। पेट्रोल महंगा होगा तो बोझ अवाम पर, बिजली महंगी होगी तो बोझ अवाम पर, ख़रीदारी पर टैक्स बढ़ेगा तो बोझ अवाम पर, और तनख्वाह मिले तो उस पर भी सबसे पहले टैक्स कट जाता है। सवाल यह है कि हुकूमत टैक्स नेट वसी करने, टैक्स चोरी रोकने और गैर दस्तावेजी मईशत को निज़ाम में लाने के लिए कितनी आखिर संजीदा नज़र आ रही है। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम सीधी इस पर बात करेंगे। अभी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और टू बी स्पेसिफिक ईरान और अमरीका कशीदगी के बारे में बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ करा देती हूँ, जावेद मलिक साहब एक्स एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट और हमाद हसन साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ डिस्कशन का हिस्सा होंगे। जावेद मलिक साहब से मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। जावेद मलिक साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप के जो मुतज़ाद बयानात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो बयानात हैं ये पॉलिसी हैं या सियासी मजबूरी हैं। कभी वो कहते हैं कि ईरान को शिकस्त हमने दे दी है, कभी कहते हैं कि ईरान अगर मुज़ाकरात के लिए नहीं मानता तो फिर बहुत इसके सख्त नताइज मिलेंगे, कभी कहते हैं कि हमें हकीकी फ़तह मिल चुकी है और ईरान जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। सर, क्या समझते हैं आप, ये जो मुतज़ाद बयानात ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या हकीकत है इनकी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जिस तरह से वो मीडिया को इंगेज करते हैं, वो तो एक मुनफरिद अंदाज में ही करते हैं। ऑफ कोर्स मैं उनकी स्टेटमेंट्स को अगर एक थ्योरी है, निक्सन के ज़माने में ये अमेरिकन ने ईजाद की थी, इसे कहते थे मैड मैन थ्योरी। मतलब वो स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस की बात करती है। वो ये कहती है कि आपको एम्बिग्विटी रखनी है कहीं ना कहीं पे। तो किसी हद तक तो अगर आप उस थ्योरी को जहन में रखते हुए उनकी स्टेटमेंट्स पर नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर वो कहते हैं अंग्रेजी में देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रेट्रिक की बात कर रहे हैं। और दूसरा एलिमेंट ये है कि देखिए, जब कभी भी डिप्लोमेसी होती है या इंटरनेशनल अफेयर्स, आज हम जिस दुनिया में खड़े हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक जंग का हिस्सा है। आपको कई दफ़ा ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं या आप देते हैं, और उन स्टेटमेंट्स के दो मुख्तलिफ जाविये होते हैं। एक तो आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए दे रहे होते हैं, एक ऐसी होती हैं जब आप बैठते हैं नेगोशिएशन करने के लिए, तो अक्रॉस द टेबल जो पार्टी आपके सामने बैठी है उससे बात करते हैं। और आपको जो लोग सफारतकारी से फेमिलियर हैं वो आपको ये बताएंगे कि दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि हम जब आपस में नेगोशिएशन करते हैं तो हम जो पोजीशन लेते हैं, जरूरी नहीं है हम मीडिया के सामने भी जाके वही पोजीशन लें। तो डिप्लोमेसीज के मुख्तलिफ इंट्रेसिटीज होती हैं। तो ऑब्वियसली आपको शायद उसमें लगता होगा तजाद, मुझ में तजाद है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत सी बातें जो उन्होंने कही हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है। वो कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, फिर वो कहते हैं उन पर हमले हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो एक है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो हकीकत है अपनी वो ये है कि देखिए
देखिए जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारी तो इंटरेस्ट यही है कि ये मसला हल हो जाए। तो हम तो जब बात करेंगे तो हम एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एंगल से करेंगे। मेरी नज़र में वही एक बेहतरीन तरीका है। हम पॉलिटिकल मामलात में तो आपस में डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी स्टेट एक पॉलिसी लेती है, और हमारी स्टेट ने इस वक्त ये पॉलिसी ली है कि हमको इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर का रोल हमने अपने लिए चूज किया है, और दुनिया ने उसको सराहा है। हमें जितनी अप्रिसिएशन दुनिया से मिली है पाकिस्तान के इस रोल को, मैं समझता हूं कि हमारी सफारती तारीख में कभी नहीं मिली। तो हमको अपनी न्यूट्रलिटी, अपनी इम्पार्शियलिटी बरकरार रखते हुए जब हम इसको देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं पे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से गालिबन अगर वो ना देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर आप ईरान की तरफ देखेंगे तो ईरान भी ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स देता है जो उसको नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ स्टेटमेंट्स ही नहीं, ईरान तो हमले कर देता है खलीजी ममालिक के ऊपर जो मेरी नजर में उनको नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल ईरान का जो मौक़िफ़ है और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ब्रिगेडियर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान को बिल्कुल शिकस्त खुर्दा करार देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो आखिर ट्रंप जो हैं वो चाहते क्या हैं? अमन चाहते हैं या ताकत का मुजाहरा चाहते हैं? लेकिन ये बात ये कि अगर ईरान शिकस्त खुर्दा है तो देन व्हाट आर यू वेटिंग? आप इनसे मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं? गो ऑन, अपनी मर्जी की डिक्टेशन दें और जाके कब्जा करके बैठ जाएं। यू हैव अचीव्ड टू टारगेट्स। आपने टारगेट्स आपके थे कि ईरान को आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करेंगे, वो आप नहीं कर सके। आपने मिसाइल कैपेसिटी उसकी खत्म करनी थी, वो भी नहीं कर सके। ड्रोन कैपेबिलिटी खत्म करनी थी, वो भी नहीं कर सके। और फोर्थ ये थी कि रजीम चेंज, आप रजीम चेंज नहीं कर सके। उसी तरह स्ट्रॉन्ग रजीम सिस्टम उनका गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहा है, वो भी नहीं कर सके। तो आप कैसे कहते हैं कि आप वो शिकस्त खुद है? मैंने कहते हैं यस, आपने एयरक्राफ्ट तबाह किए, एयरफोर्स को कमजोर किया, नेवी को किया, बट उनकी जो मेन उन्होंने इंडिजिनस पावर बनाई थी उसको तो आप नहीं कर सकता, खत्म कर सके। और आप अभी बेसिकली आई वुड से कि ये ज्यादा पोस्टनिंग आई वुड से कि अभी भी जो कर रहे हैं बात कि मैं 2 घंटे में अटैक कर रहा था, फिर फिलेजी उसको डिले कर दिया। इट इज बेसिकली पोस्टरिंग, मसल फ्लेक्सिंग कर लेंगे, आपको प्रेशर टैक्टिक्स पे यू वांट टू गेन मोर कंसेशन, बिकॉज़ द मेन जहाँ फिक्स हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प वो ये है कि अगर वो आज इसके मुआहदा साइन करते थे जो पाकिस्तान फील्ड मार्शल इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं जी, then what does he go and tell the public, अपने अमेरिकन पब्लिक को कि what he has achieved out of this war? He cannot satisfy them। मैंने लड़ाई की और मैंने क्या, अगर हाँ एक पे वो जिस पे वो फिक्स हुए वो ये है कि वो ये कह सकते हैं कि 47 ईयर्स में जो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान को का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म नहीं कर सका था, वो मैंने कर दिया। उसको डीन्यूक्लियराइज कर लिया, मुआहदा कंफर्म करा दिया। ये ही वांट्स इट। उसके लिए फिर 460 किलोग्राम यूरेनियम इज द मेन कैच, जो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि ये अगर वो कहते हैं मैं अमेरिका ले आया और मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, दिस इज द बेस्ट इलेक्शन स्लोगन फॉर हिम। एंड फेदर इन द कैप वो जाके अपनी पब्लिक को, डोमेस्टिक पब्लिक को, सेनेट को, कांग्रेस को बता सकते हैं दिस व्हाट इस पे वो इलेक्शन कैंपेन लड़ सकते। ये सारी मेरे ख्याल में ये प्रेशर चल रहा है उनका। और इसको क्या यहाँ अभी भी आप देख लेंगे 3-4 दिन के बाद अभी भी नहीं कहा था, हम नजदीक पहुंचे हुए हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि फेज 1 के अंदर यही होगा कि ब्लॉकेट खत्म करेंगे। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि फतह का ऐलान जो है वो बस कुछ दिन में करने वाले हैं, 1-2 दिन में मुआहदा भी हो जाएगा। हम हमाद हसन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमाद हसन साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका बस कुछ ही दिन में फतह का ऐलान करने वाला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात में देर कर दी तो इन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आप इस सिचुएशन को क्या समझते हैं, जानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू है कितना संजीदा लेते हैं आप उसे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उसमें कोई एतदाल नहीं है, कोई तवाज़ुन नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। वो सुबह एक बात करते हैं, शाम को दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि वो जो यूनिटी हुआ करती थी रवायती तौर पर, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक डिस्टेंस नुमाया हो गया है। दूसरी तरफ ईरान ने एक सरप्राइज को दे दिया है, यानी वो उनके सामने बिल्कुल डट गया है, जबकि खित्ते के मामलात जो है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। यानी अफगानिस्तान बिल्कुल ईरान के किनारे पर है और अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, या माजी में अमरीकी इत्तेहादियों को जिस अजीमत का सामना करना पड़ा था,
अभी तक बाग्राम एयरबेस पर पड़ा हुआ $7.5 अरब का असला उनके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। साथ चीन और रूस जैसे इन्फ्लुएंशियल ममालिक है, पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। तो ये जंग जो रवायती जंग हुई थी उससे बहुत मुख्तलिफ भी है और पेचीदा भी है। दूसरी बात यह कि अमेरिका ने जब भी इस तरह की जंग लड़ी तो उनको बारहा हजीमत का सामना करना पड़ा, यानी वियतनाम की मिसाल सामने और बहुत सारी मिसालें हैं। तो एक तो ये जंग किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह एक बात होती है, शाम को दूसरी बात होती है। तो दूसरी बात यह कि यहाँ पर खित्ते के मामलात जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। अब यकतरफा तौर पर तो कोई बड़ी ताकत की दुनिया रही नहीं कि बस सिर्फ अमेरिका बड़ी ताकत है। भाई अमेरिका बड़ी ताकत है, लेकिन आप चीन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया का जो हशर कर दिया था तो उसके पीछे चाइनीज टेक्नोलॉजी या जो जायंट टेक्नोलॉजी थी दोनों ममालिक की उसका भी बड़ा किरदार है। और इक्तिसादी हवाले से भी चीन सबकत ले जा रहा है। तो अब अमेरिका के लिए वो उसी तरह का गैर मुतवाजिन मंजरनामा नहीं है, बल्कि अब मंजरनामा बहुत हद तक मुतवाजिन हो गया है। बल्कि अगर हम मंजरनामा बदल गया है, ये कहना यकीनन दुरुस्त होगा। जावेद साहब, अब हम ईरान की बात कर लेते हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने एक तो भरपूर जवाब दिया है, बहरीन पे, कुवैत पर मिसाइल दागे हैं, और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक के साथ अब राब्ते भी किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सऊदी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से जो हंगामी रब्ता किया है ईरान ने, एक तरफ मिसाइल दागे गए, दूसरी तरफ ये राब्ते किए जा रहे हैं। अगर हम ईरानी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो दुरुस्त जा रही है? अगर कशीदगी कम करना चाहते हैं तो यही कुछ करना होगा? दुरुस्त कैसे हो सकती है? आप बरादर मुस्लिम ममालिक पे हमले करें, वो कैसे दुरुस्त होगा? दूसरी बात मैं ये कहता चलूं, देखिए हम क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो इस वक्त मौकिफ है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौकिफ है, वो तो एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर का है। अभी हम जब देखते हैं तो हम तो दोनों अतराफ की बातों को समझ के आगे बढ़ना है, तभी निगोसिएशंस हो सकेंगी। हमारे जो पोस्चर है पाकिस्तान का वो बिल्कुल इम्पार्शियलिटी पर मबनी है। हम समझते हैं कि अमेरिका की भी गलतियां हैं और ईरान की भी गलतियां हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और अमेरिका गलत कर रहा है और अमेरिका को सब बुरा भला कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली अमेरिका के ऊपर आपको तनकीद करने का हक है, उनकी पॉलिसीज पे आपको पूरा हक है कहने का, लेकिन जो हकीकत है उसको भी जहन में रखिए। हम ये जानते हैं कि ईरान की तरफ से तजावुजात किए गए हैं। अगर आपके ऊपर हमला हुआ था ईरान के ऊपर तो वो गलत था, उसको हम गलत कहते हैं, नहीं होना चाहिए था, बिकॉज निगोसिएशंस हो रही थी ओमान के अंदर। लेकिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट करके खलीजी ममालिक को टारगेट करना शुरू कर दिया, सऊदी अरेबिया को टारगेट कर दिया जो मुसलमानों का मरकज है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा? बहरीन को, यूएई को, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप स्पेशली ये चाहते हैं, पाकिस्तान की काविशें तो हैं कि हम डी एस्केलेट करें। अगर आप डी एस्केलेट करना चाहते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, यानी मैं समझता हूं कि बहुत डिटरमिन्ड एफर्ट्स कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनके बिहाफ के ऊपर जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मेरे ख्याल में शायद 3 या 4 दफा वो जो रिपोर्ट हुई हैं मुलाकातें उनकी, वो खुद तेहरान तशरीफ लेकर गए हैं। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान इन दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाव है उसको कम करें। तो जवेरिया साहिबा, मेरी आपसे यही भी सजेशन यही होगी कि हम भी इस तनाव को कम करने की कोशिश करें, बिकॉज हम स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए हमको। पॉलिटिकल मामलात में हम डिसएग्री कर सकते हैं, एक सियासी मामला है, उस पर आपका नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, दूसरे पैनलिस्ट का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जब स्टेट एक पॉलिसी ले लेती है और स्टेट ये कहती है कि हमने एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर का रोल अदा करना है, तो हमें चाहिए हम स्टेट के पीछे खड़े हो। मैं समझता हूं कि देखिए ईरान को जो उनकी तरफ से जो लोग आए थे यहाँ पे मुज़ाकरात करने के बाद, उसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की मुलाकातें हुई, तो मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी का अमल जो है वो अभी भी जारी है। और आप अभी जब हम आपस में इस वक्त बात कर रहे हैं तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कतर का एक डेलीगेशन जो है वो इस वक्त भी तेहरान गया हुआ है, जो कि कतर भी आप जानती हैं कि इस मीडिएशन का हिस्सा है। सऊदी अरेबिया के कुछ लोग, इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के साथ हाथ में हाथ बटाकर हम जो है इस मसले को हल करने की काविशें जो है वो भरपूर की जा रही हैं। और
मैं समझता हूं कि क्योंकि स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी जरूर हैं जिन्हें तशवीश आती है, और आपको भी है, हमें भी है, हमारे फाजिल दोस्तों को भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी खासतौर पे पाकिस्तान जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो फरीकैन है उनकी संजीदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं अभी? अगर ईरान की जो स्ट्रैटेजी है उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है जितनी पहले ईरान की स्ट्रैटेजी में हम देख रहे थे, अगर ऐसा है तो फिर क्या ऑप्शंस हैं जो ऑप्ट किए जा सकते हैं ईरान की तरफ से? देखिए, मैं जावेद मलिक की बात से काफी हद तक मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में जब भी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उनके ऑयल फील्ड पे गए, पाकिस्तान ने ओपनली कंडेम किया। वी हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट आवर पॉलिसी। और जब ईरान ने सऊदी अरब पे या कतर पे जाके अटैक किए या यूएई के, पाकिस्तान उसको भी कंडेम किए, वी आर स्टेट पॉलिसी वेरी क्लियर हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर अमेरिका आके ईरान पे अटैक करता है, अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? या तो वो जाए इजराइल पे अब सीजफायर हुई ताकि इजराइल पे स्टार्ट अटैकिंग ईरान, तो उसके बाद ऑप्शन क्या है? जो अमेरिकन एस्टेट्स हैं वो अब बहरीन में और कुवैत में ज्यादा है। आपने देखा होगा वो कतर पे और उसके बाद सऊदी अरब पे बिल्कुल नहीं गया। बिल्कुल सही। और यूएई पे जाकर यूएई के साथ जाहिर है कि उधर से भी कुछ मिसाइल उड़े, तो ये वो एस्टेट पे जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। बट ईरान नाउ अंडर प्रिवेलिंग एट दिस एनवायरमेंट्स, ईरान को चाहिए रिस्ट्रेंट होकर। इवन आई वुड से उनको अपाची हेलीकॉप्टर नहीं गिराना चाहिए। अच्छा, अगर उनके रेंज में आ भी गया था तो दे शुड हैव नोन इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गिफ्ट। कैसे बहुत बड़ा उनके इंसल्ट है अमेरिकन के लिए कि बड़ा एक्सपेंसिव हाई टेक हेलीकॉप्टर गिराएंगे, तो उन्होंने ओपनली प्रेसिडेंट ने कहा यस वी आर कमिंग टू अटैक, और अटैक अभी इससे और ज्यादा एस्केलेशन हो सकती है। तो दिस इज द टाइम। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ईरान की तरफ से अभी जो एक्शंस हमें सामने आ रहे हैं, जो एक र्यूमर है कि ईरान के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं क़यादत के, क्या ये उसका भी नतीजा हो सकते हैं? देखिए, ये डेफिनेटली उसमें रेडिकल ग्रुप्स हैं अभी भी इनके अंदर। एक तो वो भी जो वही ग्रुप हैं जिन्होंने ये अपाची भी गिराया होगा, फिर ईरान के अंदर इवन इजराइल के भी तो मुसाद बैठ के लोग बैठे हुए हैं जी, उनके सपोर्टर्स, वो भी प्लान करते हैं ताकि माहौल को और ज्यादा खराब करें और उसके बाद जाके इसको एस्केलेट किया जाए। बिकॉज इजराइल वांट्स कि ईरान शुड बी टोटली डिसिप्लिन्ड, ना न्यूक्लियर पावर, ना मिसाइल पावर, ना ड्रोन पावर, रेजीम चेंज अपनी मर्जी की, ताकि जब वो जाता है लेके ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करने जाता है तो पीछे ईरान और उसके प्रॉक्सीज जो हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज ये भी ना हो और वो आराम से अपने डिजाइन पूरे करें। फील्ड मार्शल ने यकीन करें इतनी बड़ी ये एक ब्लेसिंग थी जो उन्होंने जिस तरीके से ईरान को, सऊदी अरब को, कतर को समझाया, प्लीज डोंट फाइट अमंगस्ट योरसेल्फ। बिल्कुल सही। दैट इज व्हाट इजराइल वांट्स। उन्होंने ये और उनको सेक्टरियन क्लैश कर रहा था, वो भी नहीं करने दिया। और आज देखिए कतर के, सऊदी अरब के डेलीगेशन ईरान जा रहे हैं, ईरान के डेलीगेशन कतर और सऊदी अरब जा रहे हैं। बिल्कुल सही। दिस इज एन वेरी पॉजिटिव अप्रोच कि ये कल को, मुझे तो ये लगता है ईरान और ये खलीज मालिक इकट्ठे बन जाएंगे, ये इट विल बी अ वेरी स्ट्रांग डिफेंस आइंदा के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी और बड़ा एक स्ट्रांग अलायंस होगा। हमाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी ईरान की स्ट्रेटजी के हवाले से। जिस तरह से जावेद साहब और ब्रिगेडियर साहब ने अपनी अपनी राय दी, आप क्या समझते हैं कि क्या जो मीडिएटर का रोल प्ले किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो गए हैं, वो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अगर संजीदगी नहीं दिखा रहा तो ईरान की तरफ से भी हमें ऐसा लग रहा है कि उतनी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा और अभी जो एक्शंस ईरान ले रहा है, आप समझते हैं कि वो जस्टिफाइड है? देखिए, ईरान के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस प्लस पॉइंट्स उसके ये है कि वो आसान भी नहीं है। चीन और रूस जैसे ममालिक हैं, उसका हमसाया मुल्क पाकिस्तान जैसा मजबूत मुल्क भी है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स में ईरान का ये भी जा रहा है कि गुज़श्ता 47 ईयर्स से उसको आइसोलेशन में रखा गया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनल साथ ही मौजूद होगा। इसराइल के अंदर से जो कुछ आवाज़ें उठ रही हैं वो कितनी तशवीशनाक हैं, वो क्या आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर अपने पैनल की राय जानेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल के अंदर से भी बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। इसराइली सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार बहुत से सवालों को रेज़ कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अगर अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे हैं तो ये कामयाबी फिर इतनी वाज़े क्यों नहीं है, ये कामयाबी इतनी क्लियर क्यों नहीं है, फ़तह के दावों के साथ दिफाई सलाहियतों की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है। जावेद साहब, सवाल ये है कि जो इसराइल के अंदर से उठने वाली तनकीदी आवाज़ें हैं ये क्या सिग्नल दे रही हैं, ये क्या इशारा दे रही हैं? देखिए, जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट इस स्केल पर होता है या इवन अगर कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो तो किसी भी मुल्क के अंदर जो है आपको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू तो मिलते हैं। अब ईरान, अगर आप इसराइल की बात करें तो वहाँ पे ऑफ कोर्स नेतन्याहू एक तबका फ़िक्र को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने जिसके वोट्स देकर वो पावर में आए। लेकिन जो उनके दूसरे अपोजिशन लीडर हैं, फॉर एग्जांपल याइर लापिद जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी हद तक मॉडरेट व्यू रखते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ मामलात में वो इनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं वहाँ पे। जो आवाज़ें आप जिनका जिक्र कर रही हैं, कुछ लोग ये सवाल करते हैं, उसके अंदर भी दो मुख्तलिफ, बल्कि मैं कहूँगा 4 मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग वहाँ मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये जो अभी एक्शन रोका गया है, इसको क्यों रोका गया है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए और हमें बिल्कुल ईरान का सफाया करना है। एक तो नुक्ता नज़र ये भी मौजूद है इसराइल के अंदर जो इवन नेतन्याहू से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। और दूसरा जो है मकतब फ़िक्र वो ये है कि मॉडरेट आप उनको कह लें या ऑर्थोडॉक्स जूश जो कुछ लोग हैं जो ज़ायनिज़्म में यकीन नहीं रखते, तो वो ये समझते हैं कि हमें इस मसले का हल तलाश करना चाहिए थ्रू डायलॉग एंड मीडिएशन। यानी ओस्लो अकॉर्ड, आपको याद होगा यासिर अराफात और इत्साक रबीन थे गालिबन वज़ीर आज़म उस वक़्त इसराइल के, उनके दरमियान 90s में जो था वो ओस्लो अकॉर्ड आया था। ओस्लो अकॉर्ड के नतीजे में ये फैसला किया गया था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, यानी 2 स्टेट्स होंगी, एक फ़लस्तीन की रियासत और एक इसराइल की रियासत। कुछ लोग अभी भी उस 2 स्टेट सोल्यूशन पे यकीन रखते हैं। वो ये समझते हैं कि इस मसले का हल यही है कि हम दोनों हकीकतों को तस्लीम करें। लेकिन एक मकतब फ़िक्र ये भी है जो कि फ़लस्तीनियों की तरफ से है या कुछ सेक्शंस हैं वहाँ पे, वो ये समझते हैं कि इसराइल को वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, यानी इसराइल का वहाँ मौजूदगी ही जो है वो सही नहीं है। लेकिन जो यासिर अराफात का मौक़िफ़ है वो ये नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों स्टेट्स का मौजूद होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स ये एक ऐसा मसला है जो कि आई थिंक अगर आप ये कहें कि बोन ऑफ कंटेंशन है, जो एक मेन न्यूक्लियस है जिसके नतीजे में फिर ये तमाम हिजबुल्ला और हमास और हुतीज और ईरान और ये तमाम मामलात जो हैं वो जन्म लेते हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम इस मसले को हल कर लें तो फिर हो सकता है कि हम बाकी मसाइल का भी हल तलाश कर सकें। गाजा में जो इसराइल ने किया, पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया और वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन किसी तौर पे नहीं थी, लेकिन उसको रीज़न बनाकर आप ये कहें कि सिर्फ गाजा में वो एक्शन जो ले रहा है तो उसका यानी नतीजे में हम ईरान को कहें कि वो कहीं उनका वो बदला लेते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ईरान का जो जंग है वो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये होता ही है कि अनफॉर्चुनेटली जिसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर है, फॉग ऑफ वॉर के साथ साथ एक फॉग ऑफ मीडिया भी है। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है जो किसी हद तक जो है वो हकीकत से ताल्लुक नहीं होता और वो लोगों के माइंड यानी जहन साजी इस तरह से हो जाती है कि जिसके नतीजे में फिर हम ये समझते हैं कि तमाम चीज़ों को हम लिंक करके देख रहे होते हैं। ये 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम अगर उसको इंडिपेंडेंटली देखें तो मैं समझता हूँ शायद हम इस मसले का हल तलाश करने में जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मीडिया की आपने बात की है। ब्रिगेडियर साहब, जहाँ पे मीडिया जिस तरह से जावेद साहब बात कर रहे हैं कि एग्जैजरेट भी करने की कोशिश करता है, तो मीडिया ने बहुत सी अवेयरनेस भी क्रिएट की है। अगर हम अमेरिका और ईरान की बात करें तो वो अभी तक अपनी आवाम को ये यकीन दिला रहे हैं कि हमने ईरान के खिलाफ फतह हासिल कर लिया है। लेकिन अगर इसराइल के हवाले से हम बात करें तो जो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं वो ये चीज़ वाज़े कर रही हैं कि फ़तह हासिल आप लोगों ने नहीं की है। आप क्या समझते हैं कि इस जंग का किस हद तक नुकसान अमेरिका को और इसराइल को हुआ है, ख़ास तौर पे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात करें तो? लेकिन बहुत सख्त नुकसान हुआ। बेसिकली जो एक पिक्चर पेंटिंग की थी इसराइल ने अमेरिका को पेंट की जी, मिस कैलकुलेशन करवाया कि जी 7 दिन में हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, रजीम चेंज कर देंगे, मिसाइल तबाह कर देंगे, उनके ड्रोन खत्म कर देंगे, अपनी मर्जी की रज़ा शाह पहलवी को लाके बिठा लेंगे, वो हमें रिकग्नाइज कर लेगा एंड दैट्स एंड ऑफ इट, वी विल हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ईरान। वो कर नहीं सके। जहाँ से जिसके बाद से लड़ाई शुरू हुई उसके भी उनको चीफ भी टारगेट कर सके। तो अब आपके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप भी हाईली फ्रस्ट्रेटेड
ही इज नॉट एक्सेप्टेड, बट देन ही लिसन टू इजराइल को, सुना नेतन्याहू को, और उनकी बात पे आके उन्होंने ये अटैक कर दिया जी। और जिसकी वजह से अब आपके सामने जो एम्बेरसमेंट हो रही है, इतनी कभी जिंदगी दुनिया में नहीं हुई, इतनी अमेरिका को जीत हुई है। उनके साख का नुकसान हुआ है, मिलिट्री पावर का नुकसान हुआ है। इतने चाइना हैज इमर्ज अगेन मोर स्ट्रांग टेक्नोलॉजी वाइज भी, इकोनॉमी भी उसकी बढ़ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 80% वेनेजुएला पे कब्जा करके ईरान, ये चाइना को वहां को ऑयल नहीं लेने दे रहे हैं। नेवल ब्लॉकेट करके ईरान को ऑयल भी रोक लिया, और बहुत सा ब्लॉकेट हो गया, खलीज का ऑयल नहीं जा रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की इकोनॉमिक स्टिमुलेशन करे चाइना की, लेकिन वो नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत रिजर्व रखे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही जो ज़ियानिज़्म की जो ये ईरान है, ये इजराइल है जिसमें नेतन्याहू इसका हिस्सा है, वो चाहते हैं कि इजराइल को, ईरान को बिल्कुल डिसिमेट कर दें। ओनली देन ये ग्रेटर इजराइल बन सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। और अभी भी इसीलिए वहां पर ये नाराजगी हो रही है कि ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। पूरी तरह मिजरेबल में इजराइल भी, और जहां जंगबंदी होगी सबसे बड़ा टारगेट जो होगा वो नेतन्याहू होगा। ही विल बी रिमूव्ड, यू विल सी, और इसके खिलाफ केस भी चलने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज अ डायलेमा इनके लिए हुआ है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कोई ऐसा मुआहदा हो जिसमें बहुत ज्यादा विन-विन सिचुएशन ये अमेरिका की हो और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसको बता दें। बिल्कुल ऐसी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मुआहदा चाहते हैं और ईरान इसके लिए आमादगी का इजहार अभी तक नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमाद हसन साहब भी पहले चंक में हमें ज्वाइन किए हुए थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाएंगे। हमने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की तो बात कर ली, अब हम इंटरनल मसाइल की बात करेंगे। और इंटरनल मसाइल में सबसे बड़ा मसला है हमारी मईशत का, और मईशत के लिए बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट की आमद है। आज एक अहम इजलास भी हुआ है और उम्मीद की जा रही है 12 तारीख जो दी गई है अब ये पोस्टपोन नहीं होगी और 12 तारीख को बजट आ जाएगा। ये बजट आम आवाम के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, तनख्वाहदार तबके को कितना फ़ायदा होगा और किस किस सेक्टर को कितना बजट एलोकेट करने की तजावीज़ सामने आई है, इस सब पे बात करने के लिए माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट की आमद है और 12 तारीख दी गई है और अब ऐसा लग रहा है कि 12 तारीख को बजट आ ही जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास हुआ है। कौमी तरक्याती बजट की इसमें मंजूरी दी गई है। इस अहम इजलास में जो फैसले हुए हैं उसमें तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ देने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स में भी कमी की गई है। तो सवाल ये होगा कि क्या सरमायाकारी इससे बढ़ेगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इजलास में सूबों के सालाना तरक्याती मंसूबों पर दी गई है और इसके दौरान जो है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया है, जबकि रवा माली साल के पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर भी गौर किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि इजलास में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक CDWP की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की गई है। मुख्तलिफ स्कीमों का भी डिस्कशन की गई हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के इजरा के बारे में भी सोचा जा रहा है। तरक्याती बजट्स के हवाले से भी बात हुई है। ये बजट जो है 2026-27 का ये बजट कैसा होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज का जो एक अहम इजलास हुआ है और इसमें जो अहम फैसले हुए हैं, तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ देने का फैसला किया गया है, आपको लगता है कि क्या वाकई तनख्वाहदार तबका जो है उसको इस बजट के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा? अच्छा, डॉक्टर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बजट जो है वो जब भी आता है तो आवाम का यही सवाल होता है कि क्या हमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस सेक्टर को कितना बजट एलोकेट होगा। आवाम का इससे कोई सरोकार नहीं है। आवाम सिर्फ ये समझती है कि हमें ये बताया जाए कि क्या हमारी जो तनख्वाह है उस पर जो टैक्स लिया जा रहा है क्या उसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्या उसमें कमी वाक़ई होगी। तो ये जो आने वाला बजट है, देखना ये होगा कि क्या ये बजट जो है वो IMF की कंडीशंस पर बनाया जा रहा है या फिर अवाम के मफादात को देखते हुए बनाया जा रहा है। एक अच्छी खबर इसमें यह भी आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की गई है, तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि सरमायाकारी बढ़ेगी। सरमायाकारी बढ़ेगी तो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें भी यकीनन कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जो मुलाकातें हुई हैं टैक्स को लेके, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट करार दी जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि तरक्याती बजट को लेकर सुबह
सूबाई बजट को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के भी, और अब ये समझ आ रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उन्हें दूर भी कर ली जाएँ। अगर हम आज के इजलास की बात करें तो मेगा मंसूबों की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन रिपोर्ट की भी इस इजलास में मंजूरी दी गई है। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत अहम हुकूमती शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थी, और इजलास से पहले वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो तमाम सूबों के वज़राए आला हैं वो इस इजलास में मौजूद थे, यानी एक पेज पर तमाम मौजूद थे। जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और ये जो कशीदगी बढ़ी हुई है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डिस्टर्ब है, ऐसे में ये बजट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जाता है। और इसकी डिले की एक वजह ये भी बताई जा रही है। एक वजह तो ये भी है कि IMF के साथ कुछ मामला चल रहे थे, एक वजह ये है कि सूबाई मामला कुछ चल रहे थे, पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, दीगर जमातों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और इस इजलास में उन्होंने भी शिरकत की। तो ये यकीनी बनाया गया कि जो तमाम तर क़यादत है वो इस बजट से पहले एक पेज पर मौजूद हो। अगर इस बजट की हम बात करें तो विफाक ने काबिल तकसीम महासिल में सूबों से तकरीबन 1200 अरब रुपए इजाफी वसाइल भी मांगे थे, तो उस पर भी डिस्कशन हुई है। फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बजट जो है, सादा सवाल ये बताइएगा, आवाम ये जानना चाहती है आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद ये बजट होगा, और ये जो खबर आ रही है कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ देने का फ़ैसला किया गया है, क्या अच्छी उम्मीदें रखें आवाम? दो बुनियादी चीज़ें ये हैं कि आम आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ नज़र नहीं आएगा इस बजट के अंदर, नंबर एक। नंबर दो ये कि कोई इजाफी बोझ भी इस बजट के नतीजे में मुझे आम आवाम के ऊपर आता नजर नहीं आता। ऑलरेडी पाकिस्तान की जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल है। मुझे मजीद मुश्किलात इस बजट के नतीजे में नजर नहीं आ रही। तो ये न्यूट्रल बजट है। अच्छा। आम आदमी के हवाले से, और आप अंदाजा कीजिए कि 2010 के बाद 2010 का साल है जिस साल हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास की थी। उसके बाद के जो 16 बजट्स आए हैं उसमें विफाकी हुकूमत के पास कुछ लेने देने को कुछ बचता नहीं है। जो आमदन आती है वो आधी सूबों को बांट दी जाती है, आधी तकरीबन सूद की मद में मुख्तस कर दी जाती है। तो हुकूमत से किसी किस्म की तवक्को रखना विफाकी हुकूमत से, तो वो तवक्को रखने वालों की गलती है, हुकूमत की नहीं। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि जो भी बजट अभी तक आया है हमेशा जो बजट है वो खसारे में जाता है, वो सरप्लस में नहीं जाता। वजह ये फिर बनती है कि हम IMF के पास जाते हैं और हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो क्या वजह है इसकी? जी, इस एतबार से एक वाकई हकीकी तौर पे एक अच्छी खबर सामने आती है। अच्छा। आप दुरुस्त कह रही हैं कि पिछले कोई 15-20 सालों से बेतहाशा खसारे वाला बजट सामने आता है। मुझे याद है कि 2019-20 वाला बजट जो है उसमें जो खसारा था वो 9% GDP का था। पिछले साल जो एक्चुअल फिगर सामने आ रही हैं इस हुकूमत में वो 9.1% से तकरीबन 3.9% पे पहुंच गए। तो आप समझिए कि बजट का खसारा अभी भी है, लेकिन बजट का खसारा आधा रह गया है। और इसकी वजह से जब बजट का खसारा बहुत हाई होता है तो हुकूमत उस खसारे को पुर करने के लिए या तो नोट छापती है और या इजाफी कर्जाजात लिए जाते हैं। अब अगर हुकूमत ने बजट का खसारा 9.1% से 3.9 पे ले आए हैं और इस बजट में जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो हद रखा जाएगा वो 3.5 का खसारा होगा GDP की शरह, तो मजीद कम हो रहा है। और इसके नतीजे में आप देखिएगा कि जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा। बिकॉज हुकूमत को इजाफी नोट नहीं छापने पड़ेंगे। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बजट से पहले जो रिफॉर्म्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं, और अगर रिफॉर्म्स की हम तमाम तर रिफॉर्म्स की तो बात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अगर प्राइवेटाइजेशन की बात कर लें तो सर प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? हम बातें तो बहुत सुनते आए हैं कि प्राइवेटाइजेशन मुख्तलिफ सेक्टर्स की होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रही है। देखिए,
देखिए इस वक्त हालात ये हैं कि 117 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो वफाकी हुकूमत चला रही है। सही। और उनमें लगभग 6000 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। पिछले 20 सालों में सारी बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमत बनाई, पीटीआई ने भी हुकूमत बनाई, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत बनाई और पीएमएलएन ने भी हुकूमत बनाई। लेकिन जो बुनियादी माशी ढांचा है खास तौर पे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और जो नुकसानात हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। सिर्फ एक अच्छी खबर अभी सुनने में आई थी जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। जी जी। 25 सालों में पीआईए ने कोई 850 अरब रुपए का नुकसान किया और उन 25 सालों के दौरान सारी बड़ी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने हुकूमत बनाई लेकिन नुकसानात में कोई तब्दीली नहीं आई। तो एक सिर्फ रोशनी की किरण नजर आई जो पीआईए है। अभी 117 जो नुकसान कर रही हैं एंटिटीज वो बाकी। सर आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनकी इमीडिएट प्राइवेटाइजेशन जरूरी है पीआईए के बाद? शॉर्ट आंसर दीजिएगा, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। देखिए सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बिजली के शोबे में हो रहा है। बिल्कुल सही। तकरीबन 3500 अरब पे वो गर्दिशी कर्जाजात जो है वो पहुंच गए थे और अभी भी हुकूमत पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है वो खरीदती है और फिर वो खरीदी हुई बिजली फरोख्त करती है और उस खरीदो फरोख्त में लगभग 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर देती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस सेक्टर में हमें फौरी तौर पर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन अब बजट आएगा तो पता चलेगा कि इस बजट में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली है या फिर ये वही रिवायती बजट होगा, IMF की कंडीशंस को देख के बनाया जाएगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि आवाम के मफादात के लिए ये बजट बने और इस बजट के आने के बाद आवाम को कुछ थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिले। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।